स्टूडेंट्स, हम लोग ने स्टडी किया है कि किसी भी इकोनॉमी को तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं, जिसमें कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी इकोनॉमी में कई सब प्रॉब्लम्स हैं जो इकोनॉमी फेस करती है, जैसे कि द प्रॉब्लम्स ऑफ अचीविंग द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, problems of social efficiency in the allocation of resources, problem of choice of suitable methods of productions, problem of distribution of national product, problem of overall efficiency, problem of overall economic efficiency, problem of economic growth, problem of unemployment, problem of foreign exchange, and problem of economic instability. Friends, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी के साथ साथ सब प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए प्रोफेसर सैमुअल्सन ने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कॉन्सेप्ट दिया था। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी इकोनॉमी को डिफरेंट पॉसिबल अल्टरनेटिव्स के बीच रिसोर्सेज के एलोकेशन के संबंध में यह डिसीजन लेना होता है कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करना है। स्टूडेंट्स, किसी भी एक इकोनॉमी को डिफरेंट पॉसिबल अल्टरनेटिव्स के बीच मीन्स विभिन्न संभावित विकल्पों के बीच रिसोर्सेज के एलोकेशन, जिसे हम आवंटन कहते हैं, के संबंध में डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करना है। मान लीजिए एक इकोनॉमी है और वह केवल दो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का ही प्रोडक्शन कर सकती है, जिसमें राइस है और शुगर है। स्टूडेंट्स, हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारे एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस है प्रोडक्शंस के, अगर वह 100% राइस के प्रोडक्शंस में यूज किए जाते हैं तो हमारी जो राइस की जो प्रोडक्शन है वो 100 टन हमें मिलेगी। उस केस में जब सब कुछ आप राइस के प्रोडक्शंस में यूज कर लेंगे तो शुगर के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो इस केस में शुगर का प्रोडक्शन हमारा 0 टन होगा। स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज में हम यहाँ ट्रैक्टर्स ले सकते हैं, लैंड ले सकते हैं जिसपे राइस और शुगर की फसलें हम तैयार करेंगे। ओके, मशीनरी ले सकते हैं, सपोज करिए हम एक ट्रैक्टर यूज किए हैं यहाँ पर और कुछ लेबर्स यूज किए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम मनी यूज करेंगे कि राइस सीड्स को या फिर शुगर केन को हम परचेज कर सकें, ठीक है। सो इन्हें हमने रिसोर्सेज यहाँ माना है। तो हम 100% रिसोर्सेज जो है राइस के प्रोडक्शंस में यूज किए हैं, तो इट मींस शुगर के लिए हमने कुछ नहीं किया है, तो उस केस में हमें 0 टन शुगर का प्रोडक्शन होगा, मींस कुछ नहीं होगा। ओके, इन द नेक्स्ट केस हम देखते हैं कि अगर हम 100% सेम रिसोर्सेज जो हम राइस के लिए कर रहे थे, अगर उसका उपयोग केवल हम शुगर के लिए कर लें तो इट मींस राइस के लिए कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, और इस केस में शुगर जो है हमें 120 टन शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। हम नेक्स्ट केस में देखते हैं, अगर हम 50% रिसोर्सेज यूज्ड इन राइस एंड 50% इन शुगर प्रोडक्शन, देन क्या रिजल्ट होता है। सो हमने 50% रिसोर्सेज को राइस में यूज किए हैं तो हमें 50 टन जो है राइस का प्रोडक्शन मिल रहा है, और 50% रिसोर्सेज शुगर में यूज किए हैं तो शुगर का जो प्रोडक्शन हो 60 टन है। एक और केस देख लेते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम 30% रिसोर्सेज जो है राइस के प्रोडक्शन में लगाते हैं और 70% शुगर के प्रोडक्शन में लगाते हैं, तो इस केस पे हमें 30 टन राइस का प्रोडक्शन मिल रहा है, और 70% रिसोर्सेज जो हमने शुगर में लगाए हैं उसके प्रोडक्शन हमें 84 टन मिल रहे हैं। स्टूडेंट्स, यह एक एग्जांपल है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। हम यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं वो सर्च करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन होता है किसी भी टू गुड्स के बीच में कि हम मैक्सिमम कंट्रीब्यूशंस किस गुड्स का ले सकते हैं। तो इस टेक्निक्स को ही स्टूडेंट्स हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं कि 100% रिसोर्सेज जो है केवल राइस के प्रोडक्शन में यूज किया गया है। इट मींस यहाँ शुगर को सेक्रीफाइस करना पड़ा है, शुगर के प्रोडक्शन के लिए हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा है, तो सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो राइस में चला गया, ठीक है। तो राइस को हमें मैक्सिमम मिला। अब 100% अगर हम शुगर में करते हैं तो हमें 120 टन मिल रहा है, तो हमें करना क्या है, तो हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन सेट करते हैं कि हमें जरूरत क्या है, हमें किस चीज की जरूरत है, हमें राइस की जरूरत है कि शुगर की जरूरत है। अगर हमें दोनों की जरूरत है तो हमने दोनों में करके देखा, 50-50% हमने रिसोर्सेज को शेयर किया तो हमें डिफरेंट प्रोडक्शंस मिले हैं, जैसे 50 टन राइस में या 60 टन शुगर में, ठीक है। तो हम यहाँ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को सेट करते हैं। ओके,
सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज को परसेंटेज फॉर्म में दो डिफरेंट गुड्स के लिए, और हम यहाँ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास सीमित संसाधन है, इस सीमित संसाधन से हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकते हैं। तो कैसे का जो आंसर है ये हमारे इकोनॉमी के ऊपर निर्भर करता है, उस इकोनॉमी के गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है, वहां के मार्केट के ऊपर निर्भर करता है, मार्केट में रहने वाले लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि उन्हें किस चीज की प्रोडक्शन की आवश्यकता है और कितनी मात्रा में है। अगर दोनों की आवश्यकता है तो लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सेट करने होते हैं जिससे हमें मैक्सिमम लाभ मिल सके या मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल सके। फ्रेंड्स, यही हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज है। फ्रेंड्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज में हम कई एजम्पशंस को फॉलो करते हैं, जैसे कि फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज द फर्स्ट एजम्पशन। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोडक्शंस के जो फैक्टर्स हैं, मींस कारक जो है वह निश्चित है, फिक्स्ड है, और यहाँ यह माना जाता है कि प्रोडक्शंस के फैक्टर्स में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपने राइस के प्रोडक्शंस में देखा कि हमने लिमिटेड फैक्टर्स को काउंट किया था, ट्रैक्टर्स हो गया, लेबर हो गया, लैंड हो गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इस एजम्पशंस पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वर्क करता है। नेक्स्ट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट। फ्रेंड्स, फुल एम्प्लॉयमेंट की मीनिंग पूर्ण रोजगार नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट की मीनिंग यहाँ यह है कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो हमारे जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन्स, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को आप पूरी तरह से यूज करेंगे 100%, मींस 1% भी आपको आइडल नहीं छोड़ना है। ओके, सो तभी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वर्क करेगी। थर्ड इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी भी हमारा वन टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में मेंशन है कि फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो इस केस में भी जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें किसी तरह के चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, मींस किसी तरह की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स नहीं होंगी या डेवलप टेक्नोलॉजीज को यूज नहीं किया जाएगा। ये एक एजम्पशन है अबाउट नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। थर्ड इज बेस्ड ऑन शॉर्ट रन। फ्रेंड्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है या छोटी अवधि के लिए होता है, और इसका रीजन ये है कि जो हम टेक्निक ऑफ प्रोडक्शंस या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को यूज करते हैं वो केवल शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जिसमें चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है, और जो चेंजेस पॉसिबल है वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ही होंगे। स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म में हम सभी फैक्टर्स में चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें सभी रिसोर्सेज को हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं होता है किसी रिसोर्सेज को आप बढ़ा सके या घटा सके। सपोज कीजिए कि आपको महसूस हो कि आप आज आपके पास 10 लेबर्स वर्क कर रहे हैं किसी एक काम के लिए, और अचानक आपको 150 लेबर्स चाहिए, तो आप कैसे पॉसिबल है कि 150 लेबर आप विद इन दी मिनट्स में या 1 घंटे में आप पूरा कर लेंगे? नहीं कर सकते ना। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में देखते हैं। फिफ्थ इज प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स ओनली। फ्रेंड्स, शॉर्ट रन के अलावा यह भी माना जाता है कि इकोनॉमी केवल 2 प्रकार की ही गुड्स का प्रोडक्शन कर सकती है, और प्रोडक्शंस के सभी फैक्टर्स इन दोनों गुड्स के प्रोडक्शंस में लगे होते हैं, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड्स के एग्जांपल्स राइस और शुगर के केस में हमने देखा है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट इज सब्स्टिट्यूशंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फ्रेंड्स, यहां एक और बोल्ड एजम्पशन लिया गया है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रतिस्थापन योग्य होते हैं। इसका मतलब है कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के स्थान पर इस्तेमाल में लिया जा सकता है। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल shows that the various combinations of different goods which can be produced with the existing resources with the given technology. Friends, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल को उत्पादन संभावना अनुसूची कहा जाता है। यह हमें डिफरेंट गुड्स के कई कॉम्बिनेशंस को शेड्यूल फॉर्मेट में या टेबलर फॉर्म में दर्शाता है, जिन्हें हम मौजूदा संसाधनों और तकनीकी के आधार पर डिफरेंट गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फ्रेंड्स, हमने माना है कि
इकोनॉमी केवल 2 टाइप्स ऑफ गुड्स को ही प्रोड्यूस कर सकती है, एक है राइस और दूसरा शुगर। यहाँ पर दोनों गुड्स के मैक्सिमम पॉसिबल वेरियस कॉम्बिनेशन है जो प्रोडक्शंस के दिए गए फैक्टर्स का उपयोग करके अलग अलग रेशियो में प्रोड्यूस्ड किए जा सकते हैं। दी गए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल से पता चलता है कि यदि प्रोडक्शंस के सभी फैक्टर्स अकेले शुगर के प्रोडक्शंस में लगे हैं तो इकोनॉमी केवल 15 टन शुगर का ही प्रोडक्शन करने में सक्षम है। इसके अपोजिट जब राइस के प्रोडक्शन के लिए सभी फैक्टर्स इनपुट का उपयोग किया जाता है तो 5 टन राइस का ही प्रोडक्शन पॉसिबल है। यह दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावना के दो एक्सट्रीम लेवल हैं। इन दोनों कॉम्बिनेशंस के बीच राइस और शुगर के प्रोडक्शंस के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को दर्शाने वाले दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। शेड्यूल से एक बात और स्पष्ट होती है कि जैसे जैसे हमारे पास राइस की मात्रा अधिक होती जाती है या शुगर की मात्रा कम होती जाती है, वैसे ही राइस की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए हम शुगर की अधिक मात्रा को छोड़ने के लिए तैयार होते जाते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि राइस और शुगर के बीच परिवर्तन की सीमांत दर बढ़ रही है। शेड्यूल से यह भी पता चलता है कि कम शुगर का प्रोडक्शन होने पर हमें अधिक मात्रा में राइस का प्रोडक्शन मिल सकता है, या हम कह सकते हैं कि राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए शुगर के प्रोडक्शन में सेक्रीफाइस करना होगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राइस के प्रोडक्शन में वृद्धि केवल शुगर की कीमत पर ही पॉसिबल है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। Production possibility curve is the graphical representation of the production possibility schedule, or we can say production possibility curve graphically shows the alternative production possibilities with given resources and technology. Friends, production possibilities curve क्या प्रोड्यूस करने की केंद्र समस्या को उजागर करने का एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल का एक चित्रमय प्रतिनिधित्व है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिए गए रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को ग्राफिक रूप से दिखाता है। क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करना है, यह तय करने के लिए सबसे पहले यह जानने की आवश्यकता होती है कि क्या प्राप्त करने योग्य है। कर्व उन विकल्पों को दर्शाता है जो प्राप्त करने योग्य या केवल उत्पादन संभावनाएं योग। फ्रेंड्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डिफरेंट गुड्स के मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को दर्शाता है जिसे अवेलेबल टेक्निक और रिसोर्सेज के साथ प्रोड्यूस किया जा सकता है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। इसके अलावा प्रोडक्शन के सभी फैक्टर्स को पूरी तरह से कार्य में लिया जाता है। यदि हम केवल एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाते तो वह केवल दूसरे गुड्स की कीमत पर या सैक्रिफाइस पर ही पॉसिबल है। इसका कारण यह है कि गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें प्रोडक्शन के अधिक साधनों को काम में लाना पड़ता है, और यह तभी संभव है जब प्रोडक्शन के कुछ साधनों को अन्य उपयोग से हटा लिया जाए, जैसा कि आपने राइस और शुगर के केस में देखा है। इसलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से हमें यह पता चलता है कि प्रोडक्शन के फैक्टर्स को एक उपयोग से दूसरे उपयोग में कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, और फ्रेंड्स इसलिए इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, जब हम शेड्यूल में दिखाए गए राइस और शुगर के प्रोडक्शंस के वेरियस कॉम्बिनेशंस को एक ग्राफ पर दिखाते हैं तो इस कर्व को पीपीसी कहा जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, चलिए इस शेड्यूल को कर्व में ट्रांसफर किया जाए। सो फ्रेंड्स, जो हमारी शुगर की जो प्रोडक्शंस है उसको मैं वाई एक्सिस पे ले रहा हूं और राइस के प्रोडक्शंस को मैं एक्स एक्सिस पे। फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ए में राइस का प्रोडक्शन 0 है और उस समय शुगर का प्रोडक्शन 15 है। फ्रेंड्स, सेकेंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बी यह शो कर रहा है कि अगर राइस का प्रोडक्शन 1 टन होगा उस केस में शुगर का प्रोडक्शन 14 टन होगा। सेम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सी शो कर रहा है जब राइस का प्रोडक्शन 2 टन होगा उस समय शुगर का प्रोडक्शन 12 टन होगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी डी यह शो कर रहा है जब राइस का प्रोडक्शन 3 टन होगा उस समय शुगर का प्रोडक्शन 9 टन होगा।
और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ई यह शो कर रहा है जब राइस का प्रोडक्शन 4 टन होगा उस केस में शुगर का प्रोडक्शन 5 टन होगा, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एफ केवल राइस के प्रोडक्शन को शो कर रहा है कि राइस का प्रोडक्शन 5 टन होगा उस केस में शुगर का प्रोडक्शन 0 टन होगा। फ्रेंड्स, जब हम इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को ड्रॉ करेंगे तो हमें एक कर्व मिलेगा और यही कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाती है। यह हमारी फर्स्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ए एट द 15, बी एट 1 and 14, सी राइस 2, sugar 12, D rice 3, sugar 9, E rice 4, sugar 5। लास्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इज F, जहां पर राइस जो है 5 टन प्रोडक्शन है और शुगर 0 प्रोडक्शन। फ्रेंड्स, इन दोनों कॉम्बिनेशंस के बीच कई पॉइंट्स हैं, मींस A to F के बीच में कई पॉइंट्स हैं, जैसे B, C, D, E, जो राइस और शुगर के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को दर्शा रहे हैं, जिन्हें इकोनॉमी में अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और दी गई टेक्नोलॉजी के साथ प्रोड्यूस किया जा सकता है। फ्रेंड, इसे ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं, और जो आप टेबल के फॉर्मेट में देख रहे हैं यही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल कहलाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एज द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। फ्रेंड्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ही ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहा जाता है। कारण यह है कि जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर, तभी हम एक गुड्स को दूसरे गुड्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं और रिसोर्सेज भी एक गुड्स से दूसरे गुड्स में ट्रांसफर हो रही होती है। और यहाँ कर्व की एक और खासियत है, वह यह है कि दो प्रोड्यूस्ड गुड्स के कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर कहीं भी हो सकते, लेकिन वह अंदर नहीं हो सकते और बाहर नहीं हो सकते। जैसा कि फिगर में शो हो रहा है कि राइस और शुगर का एक कंबाइंड आउटपुट न तो एस पर है और ना ही पी पर हो सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि एस पर इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर रही है, जबकि पॉइंट पी द्वारा दिखाए गए दो वस्तुओं का उत्पादन दी गई तकनीकी के तहत इकोनॉमी के पहुंच से बाहर है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी में उत्पादन के लिए एनफ रिसोर्सेज नहीं है, जैसा कि पॉइंट पी द्वारा दिखाया जा रहा है। इसके अलावा एस से किसी भी पॉइंट जैसे कि बी, सी और डी के लिए मूवमेंट किया जा सकता है, और स्टूडेंट्स इसीलिए इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहा जाता है। नेक्स्ट इज द यूजेस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के विश्लेषण और समाधान के संबंध में सही निर्णय लेने के लिए मदद करता है। यह बताता है कि किन गुड्स का प्रोडक्शन किया जाना चाहिए, साथ ही साथ यह भी बताता है कि दिए गए टेक्नोलॉजी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व उस प्रोडक्ट की अधिकतम मात्रा को दर्शाता है जिसका प्रोडक्शन किया जा सकता है यदि इकोनॉमी कुशलता से काम कर रही हो। यूजेस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। फर्स्ट इज आंसर द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, आर्थिक दक्षता का ज्ञान। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी? इकोनॉमिक रिसोर्सेज का फुल और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ही फर्स्ट प्रॉब्लम है। सो इसका आंसर जो है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व से ही जाना जा सकता है, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा है। यदि इकोनॉमी का रियल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व पर होता है तो इसे यह माना जाता है कि प्रोडक्शन के सभी रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज किया गया है। इसके ठीक विपरीत, यदि इकोनॉमी का रियल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व से नीचे होता है, जैसा कि पॉइंट एस में दिखाया गया है, इसका मतलब है कि वह प्रोडक्शन के रिसोर्सेज को पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाया गया है, जिससे आइडल रिसोर्सेज को काम करने में लगाकर या प्रोडक्शन इनएफिशिएंसीज को दूर करके प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। नेक्स्ट इज shows the distribution of national product. Friends, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक अन्य इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यह कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के रूप में जाने जाने वाले समाज को दो वर्गों के बीच राष्ट्रीय आय मीन्स नेशनल इनकम के डिस्ट्रीब्यूशंस को दर्शाता है, जिससे हम जान सकते हैं कि नेशनल इनकम का कितना हिस्सा कैपिटलिस्ट को मिलता है और कितना वर्कर्स को जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई इकोनॉमी कपड़े से अधिक टेलीविजन का प्रोडक्शन कर रही है तो हम कह सकते हैं कि धन के वितरण में असमानता है। Next is choice of techniques of productions is also illustrated with the help of the PPC. Friends,
चॉइस ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन की एक और प्रॉब्लम को पीपीसी की मदद से सॉल्व किया जाता है। प्रोडक्शन की दो टेक्निक्स होती हैं, एक लेबर इंटेंसिव, दूसरा कैपिटल इंटेंसिव। चॉइसेस ऑफ टेक्निक्स का मैटर देश की इकोनॉमिक कंडीशंस पर डिपेंड करता है, जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, साइज ऑफ द पॉपुलेशंस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, ट्रेनिंग फैसिलिटीज जैसी चीजें शामिल होती हैं। तकनीकों का वास्तविक चुनाव मीन्स एक्चुअल चॉइस ऑफ टेक्निक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। यदि लोगों की अधिक आवश्यकताएं कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ही लाभदायक और उपयुक्त होगा। इसके विपरीत यदि लोग अधिक मशीनरी और अदर कैपिटल इक्विपमेंट्स की डिमांड करते हैं तो उस इकोनॉमी के लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ही लाभदायक और उपयुक्त होगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पीपीसी हमें चॉइसेस ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शंस में भी हेल्प करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पीपीसी चॉइस ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शंस में भी हेल्प करता है। लास्ट इज आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इट्स नेचर एंड एक्सटेंट। आर्थिक विकास की समस्या का उत्तर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से खोजा जा सकता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दी गई टेक्निक और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ किसी दो गुड्स के प्रोडक्शन के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को दर्शाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व छोटी अवधि की धारणा पर आधारित होता है। इसका कारण यह है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट समय समय के साथ होते रहते हैं और जब टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होता है तो प्रोडक्शन के फैक्टर्स या रिसोर्सेज के पुराने आकार के साथ प्रोडक्शन में भी वृद्धि संभव होती है और टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के साथ पीपीसी शिफ्ट हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि किसी इकोनॉमी के पीपीसी में राइटवार्ड शिफ्ट होता है तो यह इकोनॉमी में हो रहे इकोनॉमिक ग्रोथ को दर्शाता है। यहाँ आप स्लाइड्स में ओएक्स एक्सिस पर राइस के प्रोडक्शंस को देख सकते हैं और ओवाई एक्सिस पर आप शुगर के प्रोडक्शंस को देख सकते हैं। अवेलेबल टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज के बेस पर इकोनॉमी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एएफ जो कि ब्लैक कर्व में है प्रोडक्शन कर रहा है। यह भी कह सकते हैं यहाँ पर कि दिए गए संसाधनों और टेक्नोलॉजी के साथ एएफ प्रोडक्शन की मैक्सिमम लिमिट को शो कर रहा है। अब हम कह सकते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी में सुधार किया जाए तो इकोनॉमी में शुगर और राइस के प्रोडक्शंस की संभावना और बढ़ जाएगी। फिर दोनों प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में पॉसिबल इंक्रीमेंट होगा जो कि हमें A1 और F1 कर्व जो कि राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा और नया कर्व इंक्रीमेंट होगा और AF कर्व राइट साइड शिफ्ट होकर और नया कर्व A1 F1 क्रिएट हो जाएगा। जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में ऐसे चेंजेस होते हैं तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। स्टूडेंट, इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम्स, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत हद तक मदद करता है।